हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का सभी चैप्टर्स का हम लोग क्लासेस लेने वाले हैं। और आज हम जो चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी, जैसा आप सभी देख सकते हैं। और यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस सभी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। पहले इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रासायनिक बलगतकी होता क्या है। तो क्लास 10th में आप लोग सभी लोग पढ़ के आए होंगे रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो हमको प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, और उस पदार्थ से आपको कोई दूसरा पदार्थ निर्मित करना है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। बिना समय के तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं लग सकता। तो उसी चीज को समझना है कि आखिर अभिकारक कितना समय में कितना परिवर्तन कर कर कितनी मात्रा में उत्पाद का निर्माण करता है। और इसी चैप्टर को हम किसमें इसी टॉपिक को हम किसमें पढ़ते हैं, रासायनिक बलगतकी में। तो डेफिनेशन क्या होगा रासायनिक बलगतकी का? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सभी लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा क्रियाविधि, का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। रासायनिक बलगतकी कहलाता है। इस इंग्लिश में इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ओके, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा A+B अभिकारक है और इससे हमारा क्या बन गया, C+D उत्पाद। ओके, इस चीज को सभी लोग ध्यान देंगे कि ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा अभिकारक और ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा उत्पाद। और ये बीच में जो भी समय जो भी परिवर्तन लेके आएगा उसी को अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक चालू हो रहा है कि वेग के आधार पर अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। मैं अभी आपको पीछे क्या बताया कि इस चैप्टर में आपको केवल स्पीड के बारे में पढ़ना है, उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, उसके सांद्रण में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो वेग मतलब आप क्या समझिए सिंपल भाषा में, स्पीड। तो स्पीड के आधार पे अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि वेग के आधार पर अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला को बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, दूसरा को बोलते हैं मंद अभिक्रिया। अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या कौन कैसे कार्य करता है। फिर थर्ड होता है हमारा अति मंद अभिक्रिया। वेग के आधार पे, ठीक, उसके गति के आधार पे, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने के आधार पे कितना टाइम लग रहा है उसके आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 3, तीव्र, मंद, अति मंद। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे तीव्र अभिक्रिया। देखिए तीव्र अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। मतलब आप कोई पदार्थ लिए हो XYZ और वो विद इन ए सेकेंड वो पदार्थ आपका बन गया,
जो चीज, जिस चीज का निर्माण करना था वो चीज बन गया। आप इसका अंदाजा लगाइए कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में मिली सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड का टाइम लगता है। मतलब पलक झपकते के साथ साथ ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे लिखो, सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखिए जो आपको तुरंत याद हो जाए। लिखिए, वह अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत कम समय अर्थात 10⁻³ सेकंड का समय लगता है, उसे नहीं लिखेंगे, उस अभिक्रिया को ही तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात नोट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो तीव्र अभिक्रिया आयनों के मध्य होता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2, धनात्मक और ऋणात्मक। आयनों के मध्य होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये लाइन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, अभिक्रिया भी कहते हैं। पूछेगा आप लोग से कि किस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, तीव्र अभिक्रिया या फिर फास्ट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको पता है NaCl और साथ में AgNO3। ओके, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 मीन्स क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको एक बात आपको पता होगा, NaCl में Na होता है प्लस और Cl होता है माइनस, Ag में Ag होता है प्लस और NO3 होता है माइनस। अब आप लोग को यहाँ पे आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें आयन का विनिमय होगा। और जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा आप लोग कि आप पहचान पा रहे हैं कौन सा अभिक्रिया है। क्लास 10th में आप जाके देखिए, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो जैसे ही इसमें आयन का विनिमय होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देखिए, तो प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 और साथ में AgCl, और AgCl किस रूप में रहेगा, अवक्षेप के रूप में। तो यह अभिक्रिया किसके मध्य हुई, देखिए आप सब ध्यान से, यह अभिक्रिया हुई आयनों के मध्य, और यह अभिक्रिया कंप्लीट होने में बहुत कम सेकेंड, मतलब आप समझ रहे हैं 10⁻³ मतलब 1 सेकेंड के 1000वें भाग में यह अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। सोचिए कितना स्पीड से ये रिएक्शन हुआ है, मतलब ये हम लोग मिलाए दोनों पदार्थ को, प्रोडक्ट मिल गया, उसी को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें भी लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनटों या कुछ घंटों का समय लगता है, उसे हम या उस अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जो मैं पीछे डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, बस उसमें सेकंड लग रहा था, इसमें क्या लगेगा, मिनट एंड आवर्स, घंटे समय लगेंगे। चलिए एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि ध्यान दीजिएगा,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2। यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए 2H2O2। और जब ये टूटता है तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमेशा टूटता है जल में, मतलब जल बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। टोटल ऑक्सीजन कितना था बैलेंस करके देख लीजिएगा, सभी क्या है? संतुलित है। ये हमारा अभिकारक और ये हमारा उत्पाद है। तो इस रिएक्शन को, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जल और ऑक्सीजन में टूटने में या तो कुछ मिनटों का समय लगा होगा या तो कुछ घंटों का समय लगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? मंद अभिक्रिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तीसरा हमारा अभिक्रिया है अति मंद अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कई दिन, महीनों या वर्षों का समय लगता है, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल ये बात इसका समझो आप लोग कि डेफिनेशन से ही ये क्लियर कर दिया है। तीव्र मतलब फास्ट, मंद मतलब स्लो और अति मंद मतलब वेरी स्लो। ओके, इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो आप लोग सब जानते हो पृथ्वी पे जल का निर्माण हुआ है। तो जल के निर्माण में वर्षों का समय लग जाता है। और जल का निर्माण किससे होता है? तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 2 और 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा कितना हो गया? 1। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और किस चीज का निर्माण करते हैं? जल का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, क्या बना रहे हैं? जल। तो इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कई वर्षों का समय लग जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अति मंद अभिक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात नोट याद रखिएगा, नोट बात आप लोग सभी को याद रखना है कि यह अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है। अणुओं के मध्य होती है। इसलिए इसे आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बात मैं नोट्स में बता रहा हूं उसको आप अपने नोट में हाईलाइट कर लीजिएगा। इसलिए इसे आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, तो यही हमारे 3 अभिक्रिया थे, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। इसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा है। देखिए, ये आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? वेग। तो पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन भी पूछेगा आप लोग से। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसको आप लोग को सिंपल भाषा में समझाऊं मैं तो देखिए, क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि अभिकारक का या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। सांद्रता में परिवर्तन मीन्स क्या होता है? समझ जाइए। इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो एक दुकानदार है, 9 बजे अपना दुकान खोला, और जैसे ही दुकान खोला उसके पास मान लीजिए कितने थे? 100 समोसा। ओके, 10 बजा, उसके पास कितने समोसे बच गए? 80 समोसा। 11 बजा, उसके पास कितने बच गए? 60। 12 बजा, उसके पास कितने बच गए? देखिए 40। मतलब ये नोटिस कीजिए कि समय के साथ साथ परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बस रासायनिक अभिक्रिया में यही है।
इसी पर कार्य करता है रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक धीरे धीरे अपने मात्रा में कमी करता है और जितना मात्रा में कमी करेगा उतना ही उत्पाद बनेगा। मान लो अभिकारक 100 था तो उस समय उत्पाद होगा 0। जब अभिकारक 80 हो जाएगा तो उत्पाद कितना हो गया 20। जब अभिकारक 60 हो जाएगा तो उत्पाद कितना हो जाएगा 40। ये नहीं कि आप अभिकारक का मात्रा 100 ले रहे हैं और आपको उत्पाद बन रहा है 200, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी मात्रा में आप अभिकारक लेंगे उतनी ही मात्रा में आपका उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आपसे इसका फॉर्मूला पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला बताइए। तो आप लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन। अभी सांद्रता आप लोग को बताया ना, एक चीज कम होते जाएगा दूसरा चीज बनते जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो किसी समय के अनुसार ही होगा, तो लगा समय मतलब प्रयुक्त समय, ये सूत्र है। आपसे जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग जवाब दोगे। अगर अभिकारक का पूछेगा तो अभिकारक, उत्पाद का पूछेगा तो उत्पाद। एक बात और, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एक आता ही है, उसका मात्रक। तो अगर आपसे पूछेगा ठीक कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे मोल प्रति लीटर सेकेंड। मोल प्रति लीटर सेकेंड बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज पहला क्लास था रासायनिक बलगतिकी का। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।